वेलकम टू एजुकेशन एकेडमी। आज हम सॉल्व करेंगे केएस पेपर 2 2021 सेट ए। इस वीडियो में हम सिर्फ मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। पैसेज, कम्युनिकेशन या डिसीजन मेकिंग वाले क्वेश्चंस को हम सॉल्व नहीं करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 41, जो कि हमारा बेस्ड है ब्लड रिलेशन के। तो ये क्वेश्चन हमें क्या कहता है कि a प्लस बी मीन्स a जो है b का फादर है। तो प्लस का मतलब क्या है? फादर रिलेशन। उसी तरह से मल्टीप्लिकेशन का मीन्स क्या है? a इंटू बी मीन्स a इज़ बीज मदर। दैट मीन्स मल्टीप्लिकेशन मतलब मदर। एंड उसी तरह से ग्रेटर देन मतलब ब्रदर। तो हमसे क्या पूछा गया है? हाउ इज ए इज रिलेटेड टू डी इफ ए ग्रेटर देन बी, बी मल्टीप्लिकेशन सी एंड डी प्लस सी। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे? डी प्लस सी मीन्स क्या है? डी जो है सी का फादर है एंड बी इंटू सी ये हमारा मदर का सिंबल था मल्टीप्लिकेशन। तो बी जो है सी की मदर है। तो सी का फादर कौन है? डी। और सी की मदर कौन है? बी। ये हमारा फादर हो गया, ये हमारा मदर हो गया। तो ये दैट मीन्स ये दोनों आपस में हस्बैंड एंड वाइफ हैं। अब क्या बोला है? ए और बी, ए इज़ ग्रेटर देन बी। ग्रेटर देन बी मतलब ए इज़ ब्रदर ऑफ बी। तो ए बी का ब्रदर है, इसका भाई है ये। तो हमें क्या बताना? ए का डी से रिलेशन। ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। ए जो है बी का भाई है। दैट मीन्स डी का ए क्या हो गया? ब्रदर इन लॉ हो गया। तो हमारा ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट है इसका आंसर। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 42 क्वेश्चन हमें क्या कहता है? अर्जुन इज़ फेसिंग ईस्ट। इस तरह का जब भी आपका डायरेक्शन का क्वेश्चन है, सबसे पहले आपको इस तरह से बनाना है। इसमें चारों डायरेक्शन हो गई, जिसको हम न्यूज़ से भी लिखते हैं, NEWS, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। अब यहाँ पे हमें स्टार्ट करना है। अर्जुन इज़ फेसिंग ईस्ट, दैट मीन्स अर्जुन इस तरफ फेस कर रहा है, ये ईस्ट डायरेक्शन है। इफ़ ही टर्न्स टू हिज राइट बाय 45 डिग्रीज, अभी वो यहाँ फेस कर रहा है, वो 45 डिग्री राइट। जब यहाँ उसका फेस होगा तो उसका राइट ये वाला होगा। तो यहाँ अभी उसने टर्न लिया। देन अगेन टर्न टू हिज राइट बाय 90 डिग्री। अब यहाँ से दोबारा उसने 90 डिग्री टर्न लिया। 90 डिग्री कहाँ आएगा? हमारा यहाँ पर आएगा। तो उसने यहाँ पे टर्न ले लिया। उसके बाद देन ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट बाय 45 डिग्री। अब वापस ये 45 डिग्री यहाँ पे आ गया है। तो अभी अर्जुन इस तरफ देख रहा है, लेकिन इसने 45 डिग्री जो है वो 4 टाइम्स लिया है। तो एक बार यहाँ आ गया, दूसरी बार यहाँ आएगा, तीसरी बार यहाँ आएगा और चौथी बार इस जगह पे आएगा। एंड देन टर्न टू हिज राइट बाय 45 डिग्री। अब उसने वापस टर्न ले लिया 45 डिग्री। वेयर इज़ ही फेसिंग? अब वो यहाँ फेस कर रहा है, दैट मीन्स ईस्ट ही वो फेस कर रहा है। जहाँ से वो पहले चला था उसी जगह पे वो वापस पहुँच गया है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा सी। हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 43। सीरीज़ का क्वेश्चन है। सीरीज़ का क्वेश्चन आपसे बार बार पूछा जा रहा है। जो 2018 में सीसेट का एग्ज़ाम हुआ था, ये पेपर 2 हुआ था, उसमें भी सीरीज़ से क्वेश्चन थे। इसमें भी सीरीज़ से क्वेश्चन पूछा गया है। तो सीरीज़ में ये इस सीरीज़ में सबसे पहले इन्होंने क्या किया है? 0, 3, 8 एंड 15 और नेक्स्ट नंबर आपको बताना है। तो हम इसमें देख सकते हैं 0 3 के बीच में 3 का गैप है, इसके बीच में 5 का गैप है, इसके बीच में 7 का गैप है। दैट मीन्स हर बार 2-2 ऐड करता जा रहा है। तो अगला नंबर क्या होगा? 15 + 9, जो कि हमारा होगा 24। ये हमारा आंसर हो जाएगा उस बेसिस पे। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
ये ABCD से रिलेटेड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 44। फ्रेंड्स, इसमें मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि जैसे ही आपका क्वेश्चन पेपर आए, आप उसके पीछे कहीं पर भी ABCD पूरा लिख लें, और ABCD जो आप लिखें वो 13 के उसमें लिखें, 13 के रो बनाएं, जैसे कि ABCDEFGHIJKLM, M तक लिखें, यहाँ तक आपके 13 लेटर्स हो गए। उसके बाद NOPQRSTUVWXY एंड Z, ये आपके 13 में इसको डिवाइड करके लिख लें। एक रूल और होता है आपका, बहुत से लोगों ने पढ़ा भी होगा, जिसको हम एजोटी रूल बोलते हैं। ये हमारा 5th नंबर होता है, ये हमारा 10 नंबर होता है, ये हमारा 15, ये हमारा 20 और ये हमारा 25। ये अल्फ़ाबेटिकली नंबर है। अगर हम ए को फर्स्ट माने तो ई हमारा 5th नंबर पे है। उसी तरह से इसको याद रखना, ये कई बार सीरीज़ के क्वेश्चन में हमें काम आता है। तो अब हमें ये हम पहले ही लिख लें अपने क्वेश्चन पेपर में, पीछे कहीं पर भी, हमें टाइम हमारा सेव हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन में क्या कहता है, कोन को लिखा है ADMPLOCF, तो मास्क को हम कैसे लिखेंगे? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सी की बजाय उसने ए और डी लिखा है। सी जो है उसका एक लेटर पीछे का छोड़ के दूसरे वाला लेटर और उससे नेक्स्ट लेटर, उसी तरह ओ में एक लेटर पीछे का छोड़ के ये वाला लेटर एम होगा और एक नेक्स्ट लेटर पी होगा। उसी तरह से बाकी को किया है। तो मास्क का भी क्या होगा, एक लेटर पीछे का छोड़ के के से स्टार्ट होगा और नेक्स्ट लेटर एन। तो हमारा पहला एम की बजाय क्या आएगा, के एंड एन। तो के एंड एन आते ही हम ये देख सकते हैं कि हमारे ये दोनों ऑप्शन कट जाते हैं। ये इसलिए भी मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको कम टाइम में करना है। कम टाइम में करना है तो आपको ये नहीं है आपको चारों ऑप्शन निकालने हैं या चारों आप इस लेटर को निकालें। अगर ऐसे करेंगे तो टाइम आपका ज़्यादा लगेगा। आपने एक देखा, उससे आपने दो ऑप्शंस को काट दिया। अब नेक्स्ट जो है ए का क्या होगा, ए से नेक्स्ट लेटर बी और दो छोड़ के पीछे एक छोड़ के ये हमारा वाई, यानी कि के एन वाई एंड बी, के एन वाई एंड बी, दैट मीन्स ये हमारा आंसर हो जाता है इसमें ए। इसमें हम एक चीज़ और कर सकते थे, हम पीछे वाला ना देख के, जैसे हमने देखा सी में नेक्स्ट डी है, ओ में नेक्स्ट पी है, एन में नेक्स्ट ओ है, तो उसी तरह हम एम में सीधा देखते एन और ए में सीधा देखते बी। हमें ये पीछे वाले दो देखने की भी ज़रूरत नहीं थी, तो उससे क्या होता और जल्दी हो जाता हमारा आंसर। तो ये अप्रोच भी हम कर सकते हैं। एक लेटर हमें देखने की उसमें ज़रूरत नहीं है, हम सीधा फोकस सेकंड वाले लेटर पे कर सकते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की। 45 क्वेश्चन हमें क्या कहता है, सूर्या इज़ टॉलर देन नैना, सूर्या इज़ टॉलर देन ऋतिक। देन सूर्या जो है नैना से टॉलर है, ग्रेटर देन का साइन लगा सकते हैं, और सूर्या जो है वो ऋतिक से भी टॉलर है। अब हमसे पूछा ऋतिक इज़ टॉलर देन नैना, ऋतिक और टॉलर इससे नैना से है या नहीं है। हमें ये तो पता है कि सूर्या इन दोनों से टॉलर है, बट इन दोनों के बीच का हमें रिलेशन नहीं पता है, तो हमारा ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। नैना इज़ टॉलर देन ऋतिक, जब हमें दोनों के बीच का रिलेशन नहीं पता है तो हमारा ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाएगा। ऋतिक एंड नैना आर ऑफ सेम हाइट, हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते। देखो हमें ये पता है ये इससे बड़ा है और ये भी इससे बड़ा है, बट ये नहीं पता है कि इन दोनों की हाइट सेम है या नहीं है, तो ये भी हमारा ऑप्शन कट हो जाएगा। तो इसका हमारा आंसर रहेगा द इन्फॉर्मेशन इज़ इनसफिशिएंट, डी हमारा ऑप्शन रहेगा। हमें एज्यूम नहीं करना है इस तरह के क्वेश्चन में कभी भी कि ये दोनों बराबर हैं या कौन छोटा है या कौन बड़ा है। हमें जो स्टेटमेंट दी हुई है हमें बस उसी के बेसिस पे आंसर निकालना है। क्वेश्चन नंबर 46, इफ द वर्ड ऑफ द सेंटेंस बिलो आर रीअरेंज इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर,
विच विल बी द मिडल ऑर्डर इन द सेंटेंस, सेंटेंस इज दिस। यहाँ पे हमारा डिक्शनरी वाला रूल काम करेगा। तो सारे वर्ड एस से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। अब उसके बाद हम एस से नेक्स्ट वर्ड देखें, नेक्स्ट लेटर देखेंगे कि एस से नेक्स्ट लेटर जो है सैम्पल, सैम्पल में एस के बाद ए है, तो हमारा सबसे पहला लेटर सैम्पल, पहले सबसे पहला वर्ड हमारा क्या आएगा, सैम्पल। उसके बाद ए के बाद बी सी डी ई, ई से कौन सा स्टार्ट हो रहा है हमारा, सेवरल, तो इससे नेक्स्ट हमारा सेवरल आ जाएगा। उसके बाद हमारा एच दोनों में कॉमन है, एच यहाँ भी है, एच यहाँ भी है, बट एच के बाद अगला हम देखें तो ई है यहाँ पे, तो ये हमारा शी आ गया। उसके बाद उसी तरह से शोड, और लास्ट में हमारा आएगा स्नैप्स। हमसे क्या पूछा गया है, मिडल वर्ड इन द सेंटेंस, तो मिडल वर्ड क्या है हमारा, शी, तो ये हमारा शी, डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 47 अगेन सीरीज बेस्ड क्वेश्चन। -3, 0, 5, 12, 21 एंड 32। यहाँ पर भी हम देखें प्लस के 3, उसके बाद +5, +7, +9, +11, तो इसके बाद क्या होगा +13। ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं होना चाहिए, तो हमारा आंसर आना चाहिए इसका 32 + 13 45। 45 ऑप्शन में नहीं है, इसका मतलब ये क्वेश्चन ही गलत है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 48। ये हमारा है स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन बेसिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हमें काफ़ी बार पूछा जाता है, इस तरह के क्वेश्चन हमें आते हैं, पीसीएस एग्ज़ाम में भी आते हैं, जेके एसएसबी का जो एग्ज़ाम होता है उसमें भी आते हैं। रीजनिंग का वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है ये। तो इस तरह के क्वेश्चंस को करने की क्या टेक्निक से वो हम देखते हैं। सबसे पहले हमें स्टेटमेंट दी है ऑल बैट्स आर मैमल्स। वेन डायग्राम आप लोगों ने सुना होगा, नहीं सुना हो तो आप देख लें, इसको हम वेन डायग्राम बना के करते हैं। ऑल बैट्स आर मैमल्स, जितने भी चमगादड़ हैं वो सारे मैमल्स हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ बैट्स लिखेंगे, उसके बाद ये हमारा मैमल का सर्कल बनेगा। जितने भी बैट्स हैं, देखो ये बैट्स इस सारे मैमल के अंदर आ रहे हैं। उल्टा होना ज़रूरी नहीं है कि सारे मैमल बैट्स हों, ये हम नहीं कह सकते हैं, बट हमें इतना पता है कि सारे बैट्स जो हैं वो मैमल्स हैं। अब दूसरी स्टेटमेंट क्या कहती है, नो बर्ड्स आर बैट्स, कोई भी बर्ड बैट नहीं है। तो ये हमारे बर्ड्स हो गए अलग से। ये इस तरह भी हो सकता था, ठीक है, ये या इस अगर हम ऐसा बनाएं तब भी हमारे बैट्स और बर्ड्स में रिलेशन नहीं आ रहा है। ये ऐसा भी हो सकता था, ऐसा भी हो सकता था, लेकिन हमें कुछ क्लियर नहीं है, तो हम इसलिए इसको हमेशा अलग बनाते हैं। अब कंक्लूजन क्या कह रहा है, नो बर्ड्स आर मैमल्स, कोई भी बर्ड मैमल नहीं है। ये हमें नहीं पता है, क्योंकि ये ऐसे भी हो सकता था और बर्ड्स यहाँ भी बन सकते थे। तो ये हमें स्टेटमेंट में ऐसा कुछ नहीं दिया गया है, तो हम इसके बेसिस पे नहीं कह सकते हैं कि नो बर्ड्स आर मैमल्स। तो ये हमारा कंक्लूजन श्योर नहीं है, तो इसलिए हम इसको कट कर देंगे। सम बर्ड्स आर नॉट मैमल्स, कुछ बर्ड्स जो हैं वो मैमल नहीं हैं। अगेन जो फर्स्ट स्टेटमेंट में बात की गई वही सेकंड कंक्लूजन में बात बोल रहा है, तो इसको भी हम कट कर देंगे। नो बैट्स आर बर्ड्स, ये हमें इसने बोला है कि नो बर्ड्स आर बैट्स, नो बैट्स आर बर्ड्स। तो जब उसने कहा है कि कोई भी बर्ड बैट नहीं है, दैट मीन्स कोई भी बैट बर्ड नहीं होगा, ये दोनों अलग अलग हैं, तो ये हमारा कंक्लूजन सही है। अच्छा, फोर्थ कंक्लूजन क्या कहता है, ऑल मैमल्स आर बैट्स, जितने भी मैमल्स हैं वो बैट्स हैं। नहीं, जितने भी बैट्स हैं हमारे, ये हमारे बैट्स हैं, वो मैमल्स तो हैं, बट जितने मैमल्स हैं वो हमारे बैट्स हों ये कोई ज़रूरी नहीं है। तो हम इस ऑप्शन को भी कट कर देंगे, तो हमारा इसमें ऑप्शन बी हमारा इसका आंसर आ जाता है। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 49। क्वेश्चन नंबर 49 जो है हमारा वो रिलेशन बेस्ड क्वेश्चन है।
मैंगो जो है वो फ्रूट होता है, पोटैटो क्या होगी, सब्ज़ी मत लगा देना, पोटैटो जो होती है वो स्टेम होती है। अब हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 50, जो कि बेस्ड है हमारा सीटिंग अरेंजमेंट के। A is sitting next to B, C is sitting next to D, D is not sitting with E, who is on the left end of the row। तो हमें यहाँ पे क्या बताया है, D is not sitting with E, who is on the left end of the row। तो ये हमारे 5 पॉइंट्स हो गए एक तरह से। यहाँ पे ये पांचों लोग बैठे हुए हैं, E जो है वो लेफ्ट एंड ऑफ द रो पे है, यानी कि E की पोजीशन ये है हमारी। C इज़ इन द सेकंड पोजीशन फ्रॉम द राइट, ये राइट हो गया हमारा, राइट से सेकंड पोजीशन ये हो गई, दैट मीन्स C हमारा यहाँ पे हो गया। व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ D? C इज़ सिटिंग नेक्स्ट टू D, C जो है D के साथ में है, और D जो है E के साथ में नहीं है, दैट मीन्स D यहाँ पे नहीं होगा, E के साथ में नहीं है, तो D या तो यहाँ होगा या यहाँ पर होगा। A इज़ सिटिंग नेक्स्ट टू द B, ए जो है बी के साथ में बैठा है, ए यहाँ नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ ई के नेक्स्ट में है, या तो ए यहाँ हो सकता है, यहाँ भी ए नहीं हो सकता क्योंकि सी के नेक्स्ट में है। तो हमें क्या बोला गया है, ए इज़ सिटिंग नेक्स्ट टू बी, बी से अगला है ए, तो ए की पोजीशन कौन सी बचती है हमारी, सिर्फ ये। सी इज़ सिटिंग नेक्स्ट टू डी, सी जो है डी के नेक्स्ट है, तो डी यहाँ नहीं हो सकता क्योंकि डी के नेक्स्ट यहाँ पे ए और ई है, तो डी हमारा यहाँ पे आ जाता है, तो बचा बी हमारा यहाँ आ जाएगा। तो व्हाट इज़ द पोजीशन इज़ डी, डी की पोजीशन क्या है, राइट मोस्ट, ये हमारा आंसर है सी। सेलेक्ट द ऑड वन आउट, आउंस, पाउंड, यार्ड, स्टोन। इसमें ऑड क्या है हमारा, इसमें ऑड है हमारा यार्ड, क्योंकि बाकी जो तीनों हैं वो वेट की मेजर करने की यूनिट्स हैं, बाकी तीनों से हम वेट मेजर करते हैं, यार्ड से हम लेंथ मेजर करते हैं, तो ये हमारा सी इसका आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 52, ब्लड रिलेशन के ऊपर हमारा क्वेश्चन है। Showing the man buying a pizza, Sunita said he is brother of my uncle's daughter. Who is the man to Sunita? देखो ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन में आपको सबसे पहले अपने रिश्तेदारी में एज्यूम करना है, तो ये क्वेश्चन करना बहुत आसान हो जाएगा। जो जो यहाँ पे बताया गया है उसको आप अपने रिश्तेदारी में किसी को एज्यूम कर सकते हैं, तो उससे क्या होगा, जब आप फाइनल एंड पे पहुँचेंगे तो आपको पता रहेगा कि हाँ वो शख्स जो है मेरी रिश्तेदारी में मेरा ये लगता है या वो लगता है, उससे आप सीधा सीधा निकाल सकते हैं। अब यहाँ क्या कहा है, सुनीता ही इज़ ब्रदर ऑफ माई अंकल्स डॉटर, मेरे अंकल की डॉटर। ब्रदर किसका है, अंकल की डॉटर का, तो ये अंकल का बेटा होगा, तो सुनीता का ये क्या लगेगा, कज़न लगेगा। सुनीता का अंकल, उसकी डॉटर, और इस डॉटर का ये ब्रदर है, दैट मीन्स ये दोनों इसके बच्चे हैं, तो ये सुनीता के ये दोनों कज़न हो गए, तो इसका कज़न डी हमारा आंसर होगा। अब हम एक और क्वेश्चन करते हैं सीरीज़ के बेसिस पे। सीरीज़ के क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, इससे काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं। 5, 17, 37, 65 एंड 101। यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, 5 और 17 के बीच का डिफरेंस 12, 17 और 37 के बीच का डिफरेंस 20, 37 और 65 28, 65 एंड 101 36। हमेशा ऐड 8 नंबर जो है ऐड होते जा रहे हैं, 12 और 8 20, 20 और 8 28, 28 और 8 36, तो इसमें जो ऐड होगा 36 + 8 44, यानी कि 101 + 144 145 हमारा इसका आंसर होगा, ये हमारा ऑप्शन।
क्वेश्चन नंबर 44, सन्नी स्कोर्ड मोर देन अभिषेक। ऐसे क्वेश्चन में आपको बस सीधा ग्रेटर देन वाला बनाते जाना है। सन्नी स्कोर्ड मोर देन अभिषेक, ए से नोट कर लेते हैं। करण स्कोर्ड एज मच एज रितिका, करण और रितिका ने बराबर रन बनाए हैं या मार्क्स जो भी है एग्ज़ाम में। अरसलान स्कोर्ड लेस देन पाल, अरसलान जो है उसके पाल से लेस है। अभिषेक स्कोर मोर देन करण, अभिषेक के करण से ज़्यादा हैं, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, करण से ज़्यादा हैं। और करण और रितिका के बराबर थे, तो हम इसको यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, करण और रितिका के बराबर थे। इसको हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं। पाल स्कोर्ड लेस देन रितिका, पाल के जो है रितिका से लेस हैं, बट पाल के अरसलान से ज़्यादा थे। तो अगर हम इसको यहाँ ऐसे बनाएं, नीचे की तरफ ले जाएं, पाल लेस देन रितिका हो गए, ये लेस देन का साइन, इसको वर्टिकली हम देख रहे हैं। देन हु स्कोर्ड द लोवेस्ट, तो उसने पूछा लोवेस्ट किसने बनाए हैं। सन्नी के सबसे ज़्यादा थे, उससे कम अभिषेक के थे, अभिषेक के करण से ज़्यादा थे, करण और रितिका दोनों के बराबर थे, अरसलान के पाल से कम थे और रितिका के पाल से ज़्यादा थे। तो लोवेस्ट किसके हो गए, हमारे अरसलान के। अगर इसको एक लाइन में भी हम बनाएं तो ऐसे कर सकते हैं। सबसे पहली स्टेटमेंट, ये हमारा सन्नी हो गया, सन्नी का सबसे ज़्यादा स्कोर था किस, अभिषेक। करण स्कोर्ड एज मच एज रितिका, करण और अभिषेक का रिलेशन हमें यहाँ बताया गया था, अभिषेक स्कोर्ड मोर देन करण, तो ये करण आ गया, करण एंड रितिका के बराबर, तो यहाँ पे रितिका। पाल स्कोर्ड लेस देन रितिका, तो रितिका के पाल से ज़्यादा थे, एंड अरसलान स्कोर्ड लेस देन पाल, तो यहाँ पे हमारा पाल के अरसलान से ज़्यादा थे। तो हमारा ऑप्शन क्या बचता है फिर, अरसलान लोवेस्ट हमसे पूछा गया है, तो हमारा ये अरसलान इसमें आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55, इन सर्टेन लैंग्वेज ABCD इज रिटन एज ZYXWP, हाउ द वर्ड चांस रिटन इन दैट कोड। देखो, A का Z हो गया है, एक पीछे वाला, B का Y हो गया है, यानी कि दो पीछे। इसको इस तरह से देख सकते हैं हम, फिर से हमें ABCD लिखनी होगी। मैंने कहा था जैसे कि 13 का आप लिखेंगे, A की जगह एक पीछे वाला Z, B की जगह B इससे एक नेक्स्ट है, तो यहाँ पर भी एक का गैप आ गया Y, C की जगह X, C की जगह X, इसी तरह से इसने किया है। तो C की जगह सबसे पहले क्या होगा, X से स्टार्ट होगा, तो C हमें चेक ही नहीं करना है, चारों में X लगा हुआ है। ये भी हम हमेशा देखेंगे, अगर कोई वर्ड, अगर मान लो यहाँ पे पहले दोनों वर्ड कॉमन होते हमारे, तो हमें दोनों वर्ड ही चेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, हमारा सिर्फ टाइम ज़ाया होगा। तो हम सीधा थर्ड से स्टार्ट करते हैं। इस तरह इसमें फर्स्ट को देखने का कोई पॉइंट नहीं बनता। अब बात करते हैं H की। H यहाँ से कितने गैप पर है, 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ से 7 का गैप ले लें हम, 1 2 3 4 5 6 7, तो S हमारा आएगा, X उसके बाद S। अब देखें कौन कौन से, ये दोनों ऑप्शन हमारे क्रॉस हो जाते हैं। अब X के बाद यहाँ Z है और यहाँ N है, हमारा नेक्स्ट लेटर है A का तो हमें दिया ही था कि Z होगा, तो हमारा ये वाला ऑप्शन सही होगा। ये मैं आपको जो बता रहा हूँ ये जल्दी करने का तरीका है, अगर धीरे धीरे करेंगे तो भी हो जाएगा, लेकिन क्या होगा फिर हमारा पेपर पूरा नहीं हो पाएगा। क्वेश्चन नंबर 56,
द डायग्राम बिलो रिप्रेजेंट्स स्टूडेंट हु स्टडी केमिस्ट्री मैथमेटिक्स फिजिक्स आइडेंटिफाई द रीजन विच रिप्रेजेंट द स्टूडेंट हु स्टडी मैथमेटिक्स फिजिक्स एंड नॉट केमिस्ट्री। तो जिसने मैथ पढ़ा है, फिजिक्स पढ़ा है, केमिस्ट्री नहीं पढ़ा है, तो ये हमारा केमिस्ट्री का सर्कल है, तो इसको हमें हटा देना है। मैथ और फिजिक्स दोनों कॉमन होने चाहिए। ये हमारा जो है ये एरिया, ये मैथ और फिजिक्स के बीच का कॉमन है, तो हमारा टी जो है वो मैथ और फिजिक्स है, तो हमारा सिंपल बस टी इसका आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 57, हाउ मैनी टाइम्स इन अ डे 24 आवर्स आर द हैंड ऑफ क्लॉक आर इन अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में हमारी क्लॉक कितनी बार स्ट्रेट होती है? क्वेश्चन नंबर 57 क्या कहता है हमारा, हाउ मैनी टाइम्स इन अ डे 24 आवर्स आर द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक आर इन अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन कितनी बार होता है हमारा, ये हमारा इसका सीधा सीधा कंसेप्ट होता है। स्ट्रेट लाइन हमारा वो 44 टाइम्स होता है। ये आप जब क्लॉक का चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें आप इसको देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, द सम ऑफ एजेस ऑफ 5 चिल्ड्रन born एट द इंटरवल ऑफ 3 years each is 50 years. What is the age of youngest children? ये क्या कह रहा है कि 5 बच्चे पैदा हुए हैं हर 3 साल के गैप पे, और उनके एजेस का सम जो है वो 50 है। दैट मीन्स पहले का अगर x है तो नेक्स्ट वाले का x + 3, उसके बाद x + 6, x + 9 और फिर x + 12 इक्वल टू हमारा 50 दिया है। पहले बच्चे की जो सबसे छोटा बच्चा है उसकी हमने एज मानी x, उसके बाद अगले कितना होगा x + 3 होगा, उसके बाद x + 6, x + 9, x + 12, ये पाँचों की एज हो गई। जो हमें कितना दिया है इसने सम 50 दिया है। इसको हम ऐड करें तो 5x प्लस में 6 27 होती हैं 30 इक्वल टू 50, तो 5x इक्वल टू 20, ये यहाँ चला गया, माइनस हो गया इसमें से। x की वैल्यू हमारी क्या आ गई 20/5 4, तो यही हमारा आंसर है। ये यंगेस्ट की है। एक चीज़ और मैं आपको बता रहा हूँ, हो सकता है वो यहाँ पे बोल देता एल्डेस्ट की एज क्या होगी। आप जैसे ही x की वैल्यू 4 निकालते, वो 4 हमें ऑप्शन में देता और आप सीधा 4 ऑप्शन मार के चले जाते। ये नहीं देखते कि उसने पूछा क्या है। जब भी आपके पास क्वेश्चन पेपर आए तो आपसे जो पूछा जाए उसको ऐसे हाईलाइट कर लें या हाईलाइट कर लें, ताकि जब आप पेपर सॉल्व करें तो आपको दिखे कि हाँ मेरे से ये चीज़ पूछी गई है। क्योंकि जब हम कोई क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं उसमें कोई पॉइंट निकल के आता है, जैसे यहाँ पे हमारा x की वैल्यू निकल के आई 4, तो हम तुरंत जल्दी के चक्कर में उसको आंसर मार के आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन ये नहीं देखते कि उसने पूछा क्या है। तो जैसे इसने यहाँ तो यंगेस्ट ही पूछा था, बट एल्डेस्ट पूछ लेता तो हमारा आंसर क्या हो जाता x + 12, यानी कि 16 हमारा आंसर हो जाता। तो वो 16 भी ऑप्शन में देता और 4 भी ऑप्शन में देता। तो इस चीज़ का हम थोड़ा सा ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर हमारा 79 जो है वो फिर से रीजनिंग के बेसिस पे है, असर्शन और रीज़न। तो असर्शन क्या है, द स्टीम इंजन वाज इन्वेंटेड बाय जेम्स वाट। ये फैक्ट है। जिन लोगों ने भी थोड़ा स्टीम इंजन या साइंस बैकग्राउंड से हैं उनको पता होगा कि हाँ स्टीम इंजन को जेम्स वाट ने ही इन्वेंट किया था। उसका रीज़न क्या है, देयर वाज अ प्रॉब्लम ऑफ टेकिंग आउट वाटर फ्रॉम द फ्लडेड माइंस। ये भी एक रीज़न बताया जाता है उस टाइम पे कि ये एक इशू था, तो उसकी वजह से इन्होंने स्टीम इंजन को इन्वेंट किया था। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ए के। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 80। इसको इस तरह के क्वेश्चन में क्या होता है, ए प्रॉब्लम इज आज फॉलोज बाय 2 स्टेटमेंट। हमें 2 स्टेटमेंट दी गई, एक प्रॉब्लम दी गई है, ये हमारी प्रॉब्लम है, और 2 स्टेटमेंट दी गई है, और हमसे पूछा है कि क्या इनमें से इनके बेसिस पे, किसके बेसिस पे ये प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं। प्रॉब्लम क्या है, इन विच ईयर
वाज रीचा बॉर्न? रीचा कौन से साल में पैदा हुई थी? तो सबसे पहली स्टेटमेंट क्या कहते हैं, रीचा इज़ एट प्रेजेंट 30 ईयर्स यंगर टू हर मदर। क्या हम इस बेस पे रीचा की एज बता सकते हैं? नहीं बता सकते हैं, क्योंकि हमें उसकी मदर की एज नहीं पता। हमें बस इससे ये पता चला कि रीचा जो है अपनी माँ से 30 साल छोटी है। स्टेटमेंट 2 क्या कहती है, रीचा's brother who was born in 1980 is 35 years younger to his mother। इस स्टेटमेंट से हम उसकी माँ की एज निकाल सकते हैं। देखो रीचा का ब्रदर 1980 में पैदा हुआ था और वो 35 इयर्स यंगर है अपनी मदर से। तो उसकी मदर कब पैदा हुई होंगी, इसमें से 35 अगर हम माइनस कर दें, इट मीन्स वो 1945 में रीचा की मदर पैदा हुई हैं। ठीक है, अब हमें पहली स्टेटमेंट में क्या कहा गया था, रीचा इज़ प्रेजेंट 30 ईयर्स यंगर टू हर मदर। तो रीचा कब हमारी पैदा हुई है, 1975 में, 30 साल के बाद। तो अब हम इन दोनों के बेसिस पे रीचा का ईयर बता सकते हैं कि 1975 में वो पैदा हुई है। दैट मीन्स इसका आंसर क्या होगा, बोथ स्टेटमेंट टुगेदर आर रिक्वायर्ड टू सॉल्व द प्रॉब्लम। तो सी हमारा इसका आंसर हो जाएगा। एक बार और डिस्कस कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। अच्छा क्वेश्चन है कि रीचा जो है वो 30 ईयर्स यंगर है अपनी मदर से, और सेकंड स्टेटमेंट कहते हैं रीचा का भाई जो है 1980 में पैदा हुआ था और 35 ईयर यंगर है अपनी मदर से। तो यहाँ से हमने उनकी मदर का ईयर ऑफ बर्थ निकाला 1945। हमें ये पता था फर्स्ट स्टेटमेंट में कि वो 30 ईयर्स यंगर है अपनी मदर से। दैट मीन्स रीचा का जो ईयर ऑफ बर्थ है वो 1975 है। वही हमें पूछा गया था कि किस ईयर में रीचा बॉर्न हुई है। क्वेश्चन नंबर 81 एंड 82, इनमें इन्होंने कहा है अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट गिवन फॉलोड बाय 3 कोर्स ऑफ एक्शन दैट आर प्रपोज्ड एज अ सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम और अ फॉलो अप। योर टास्क इज टू फाइंड आउट द कोर्स ऑफ एक्शन विच शुड बी परस्यूड। ये एक तरह से डिसीजन मेकिंग का क्वेश्चन है, बट स्टिल हम इसको रीजनिंग में भी या ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। देयर इज़ अ कॉन्स्टेंट थ्रेट फ्रॉम फॉरेन नेशनल हु क्रीप इनटू इंडिया एंड मॉनिटर इलीगल एक्टिविटीज़। कोर्स ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए, विजिलेंस इन ऑर्डर एरिया शुड बी इंक्रीज़। सही बात है, ये हमारा होना चाहिए, उन एरियाज़ में हम विजिलेंस बढ़ा देनी चाहिए। द गवर्नमेंट शुड स्ट्रेंथन मैकेनिज्म फॉर डिटेक्शन ऑफ फॉरेन नेशनल इलीगली स्टेइंग इन आवर कंट्री। ये भी सही है, गवर्नमेंट को ऐसे मैकेनिज्म लाने चाहिए जिससे हम फॉरेन नेशनल को पहचान सकें। एंड द थर्ड स्टेटमेंट, वी शुड रिक्वेस्ट आवर नेबरिंग कंट्रीज नॉट टू सेंड अनऑथराइज्ड पर्सन टू आवर कंट्री। ये नहीं हो सकता कि हम अपनी नेबरिंग कंट्रीज़ को बोलें कि आप अनऑथराइज पर्सनस को मत भेजिए। और अगर हम यहाँ ऑप्शन में भी देखें, इसको हम कंसीडर कर सकते थे अगर ऑप्शन 1, 2, 3 भी होता तो, बट जनरली ऐसा नहीं होता है कि हम यहाँ से बोलें पाकिस्तान को या बांग्लादेश को आप फॉरेन नेशनल्स को नहीं भेजिए। वैसे भी कोई कंट्री इलीगली अपने सिटीजन्स को दूसरी कंट्री में नहीं भेजती है, तो ये हमारा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पर आंसर क्या बचता, 1 and 2 सी। क्वेश्चन नंबर 82, मैनी वुमेन हैव अ फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी एंड थिंक ऑफ मैन एज सच सुपीरियर टू देम। कोर्स ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए, वुमेन एजुकेशन एंड लिटरेसी शुड बी गिवन टॉप प्रायोरिटी। बिल्कुल सही बात है, एजुकेशन अगर हम देंगे तो उनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। वुमेन मस्ट बी मेड अवेयर ऑफ देयर राइट्स थ्रू मीडिया एंड अदर प्रोग्राम। ये भी ठीक है, उनको अपने राइट्स के बारे में पता होना चाहिए। द स्टेट शुड प्रोवाइड स्पेशल सिक्योरिटी टू वुमेन अगेंस्ट मैन। देखो पहली बात तो ये है, ये दोनों ऑप्शन ये दोनों कोर्स ऑफ एक्शन सही है, तो हम यहीं से अपना आंसर ढूंढ लेते हैं। तो यहाँ से हमारा बी आंसर हमारा बन जाता है, और कोई ऑप्शन नहीं है। अगर यहाँ पर मान लो तीसरा 1, 2, 3 भी होता, तब हम इसको कंसीडर कर सकते थे कि पूरी तरह से तो नहीं कि भाई स्पेशल सिक्योरिटी दी जाए वुमेंस को, क्योंकि ऑलमोस्ट हाफ जो पॉपुलेशन है वो वुमेंस की है, तो सबको सिक्योरिटी देना तो स्टेट के बस की नहीं है। तो इसलिए ये ऑप्शन वैसे भी नहीं हमारा काम करता। चलिए, ये हमें फिगर दी हुई है, यहाँ पे हमें ट्राइंगल्स काउंट करने, हाउ मेनी नंबर ऑफ ट्राइंगल्स आर इन द फिगर।
ऐसे क्वेश्चंस का कोई फार्मूला नहीं होता। किसी ने मेरे से पूछा भी था कि ऐसे क्वेश्चन का कोई फार्मूला होता है या कुछ नहीं, कुछ नहीं। इसमें आपकी नज़रें तेज़ होनी चाहिए और आपको ट्रायंगल्स काउंट करने हैं। तो इसमें अगर हम ट्रायंगल काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें ये ज़रूर कर सकते हैं हम, जैसे अगर हम इन दोनों का काउंट कर रहे हैं अभी, तो इससे रिलेटेड जैसे ये है, ये है, ये और ये 8 जो हैं ऐसे हो गए। इस तरह से हम काउंट करेंगे तो हमारे लिए आसान हो जाएगा। अगर अब हमने इन दोनों को काउंट किया तो इन दोनों को काउंट करेंगे, तो ये इस तरह से 12 हो गए। अब हमने ये बड़े वाले को देखा 13, ये हमारे ये 14, फिर इसी तरह से इससे को देखा 15, ये 16, ये 17 और ये 18। ये 18 तो हमारे इसमें ऐसे आ गए। फिर इसको देखेंगे हम 19, 20, 21 एंड 22, और ये हमारा 23 और ये हमारा 24। तो इसको अगर आप काउंट करें, अलग अलग काउंट करके देख सकते हैं, इसमें हमारे 24 ट्रायंगल बन जाते हैं। एक बार फिर हम काउंट करते हैं, कुछ लोगों को शायद समझ ना आया हो। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 तो हमारे ये हो गए। अब हम 9 10 11 12, ये छोटे छोटे हम जो है देख रहे हैं, छोटे वाले हमारे सारे ख़त्म हो गए, 12 हो गए। अब हम ये वाला देख रहे हैं 13, इसी तरह से 13, ये वाला होगा 14, ये 15 और ये 16, ये वाले हमने देख लिए अब, ठीक है। ये हमारे 16 हो गए हैं। अब हम और बड़ा अब हम देखते हैं और जो बड़े हैं हमारे, ये है एक हमारा पूरा बड़ा 17, ये हो जाएगा। उसी तरह से ये 18 हो जाएगा, ये 19 हो जाएगा और ये हमारा 20 हो जाएगा। उसके बाद एक ये हमारा 21, इसी के पैरेलल में ये चारों हैं, और ये 24। तो ये हमारा 24 ट्रायंगल हो गए। इसके अलावा हमारा कोई इसमें ट्रायंगल नहीं है। नेक्स्ट में क्या पूछा है, हाउ मैनी नंबर ऑफ स्क्वेयर्स आर इन द अबव फिगर। अब इसमें स्क्वायर देखने, ट्रायंगल हमने काउंट कर लिए। स्क्वायर क्या होते हैं, जिसकी चारों साइडें बराबर होती है। तो ये जो है चारों साइडें बराबर हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 तो हमारे यही हो जाते हैं छोटे वाले, ठीक है। अब 8 के बाद ये 9, ये 10, 2 ये हो गए। और हैं इसमें और भी हैं। एक हमारा ये देखो, ये बड़ा स्क्वायर है, ये हमारा 11वां स्क्वायर हो गया, ठीक है। और एक और है हमारा इसमें, ये छुपा हुआ 12, ये हमारे इसके अंदर 12 स्क्वायर हो गए। तो इसका आंसर 12 होगा। इसके अलावा इसमें कोई स्क्वायर नहीं है। आप चाहें तो देख सकते हैं, 3 हमारे ऐसे थे, 1 2 और ये 3। एक हमारा बड़ा था 4, और इसके अलावा ये छोटे छोटे हमारे 8 स्क्वायर ये थे। ये हमारे टोटल 12 स्क्वायर हो गए इसमें। क्वेश्चन नंबर 85, अरेंज द वर्ड्स गिवन विद अ मीनिंगफुल सीक्वेंस। मीनिंगफुल सीक्वेंस में हमें लगाना है इनको, प्रेजेंटेशन, रिकमेंडेशन, अराइवल, डिस्कशन, इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहले क्या होगा, कोई भी मैटर होगा, सबसे पहले उसका अराइवल होगा, उसके बाद वो मैटर इंट्रोड्यूस होता है, इंट्रोड्यूस के बाद वो मैटर प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट होगा तो उसके बाद उस पर डिस्कशन होगा, और फाइनल में रिकमेंडेशंस आती हैं। तो इसका हमारा आंसर हो जाता है सी। क्वेश्चन नंबर 86 हमारा कहता है, अ क्लॉक स्ट्राइक वंस एट 1 o'clock, ट्वाइस एट 2 o'clock, थ्राइस एट 3 o'clock एंड सो ऑन। तो अगर मान लो उसमें 10 बज रहे हैं घड़ी में, तो वो 10 टाइम्स रिंग करेगी। इस तरह से वो 1 से लेकर 24 तक रिंग करती है। अब 2 ऑप्शन है, या तो हम सबको कैलकुलेट करें 1 से लेकर 24 तक, सारे नंबर्स को जोड़ें, या हम सीधा इसमें सम ऑफ नंबर्स का फॉर्मूला लगा सकते हैं, जो कि हमारा होता है SN/2 2a प्लस में n-1 इन 2 में d।
ये क्या होता है, n जो होता है हमारे नंबर्स जो कि यहाँ पर है 24, a क्या होता है फर्स्ट नंबर, वो हमारा क्या है 1, और d क्या होता है हमारा, d होता है हमारे दो नंबर के बीच का कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस क्या है हमारा, सेकंड में से अगर वन फर्स्ट को माइनस करेंगे, सेकंड नंबर हमारा क्या है 2, थर्ड नंबर है 3, तो d क्या आ गया हमारा 1। बस इनको फॉर्मूले में पुट कर दें, सीधा हमारा n क्या हो गया 24/2, 2a की जगह 1 प्लस में n-1, n कितना है 24, 24 - 1 23, d भी हमारा है 1। इसका सॉल्व करेंगे, 24 ये आ गया 12, तो 12 प्लस में 23 × 1 23, तो 23 + 2 25, 25 इंटू में 12, ये आ गया हमारा 300। यही हमारा आंसर है। अगर हम इनको वैसे भी ऐड करके देख लें तो भी हमारा यही आंसर आएगा। आंसर की में गलत दिया हुआ है बट सही आंसर 300 है। क्वेश्चन नंबर 87, ए वॉच रीड 4:30 इफ़ द मिनट हैंड पॉइंट ईस्ट, इन व्हाट डायरेक्शन विल द आवर। देखो ये हमारी घड़ी हो गई, घड़ी जो है 4:30 बजा रही है, यहाँ पर हमारा 4:30 हो गया। इफ़ द मिनट्स हैंड पॉइंट ईस्ट, यानी कि ये जो डायरेक्शन है ये मिनट की हैंड है, 4:30 कैसे बजते हैं सबको पता होगा, ये हमारा ईस्ट की डायरेक्शन है। तो जैसे हम इसको अगर हम इस तरह से भी कर दें, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, व्हाट डायरेक्शन विद द आवर हैंड पॉइंट, ये आवर ये घंटे वाली सुई है, ये कौन सी डायरेक्शन है हमारी नॉर्थ ईस्ट, यही इसका सही आंसर नॉर्थ ईस्ट, डी हमारा इसका आंसर हो गया। फिर ये रिलेशन पे क्वेश्चन, डोर वुड ग्लास क्या होगा, डोर जो है वो वुड का बना होता है, ग्लास जो है वो सैंड से बनता है। सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 89, अशोक रिमेंबर दैट हिज सिस्टर आशा बर्थडे इज आफ्टर 19th एंड बिफोर 22 अप्रैल, वेयर एज हिज मदर रिमेंबर। अशोक क्या कहता है कि 19 के बाद है और 22 से पहले है। इसकी मदर क्या कहती हैं कि आशा का बर्थडे 20 के बाद है बट 24 से पहले है, यानी कि 20 से है 24 के बाद है। बेस्ड ऑन दिस व्हेन डिड आशा का बर्थडे फॉल, तो ये इसको याद है 19 के बाद है, इनको याद है 20 के बाद है, लेकिन 22 से पहले 24 से पहले, इन दोनों को ये याद, ये मदर कहती है। तो 20 के बाद कौन सा बचा हमारा 21, इसके बेसिस पे क्या है 22 से पहले आना चाहिए, 22 से पहले, और यहाँ इसके बेसिस पे क्या है 20 के बाद, तो बीच में कौन से बच गई डेट 21, तो उनका बर्थडे कब है आशा का 21 तारीख को। ठीक है, इस अशोक को पता था कि 19 से 22 के बीच में है, उनकी मदर को पता था 20 से लेके 24 के बीच में है, तो 19 को नहीं होगा 20 को नहीं होगा, 20 के बाद होगा, लेकिन जैसे अशोक को पता था 22 से पहले है तो 20 के बाद 22 से पहले है तो 21 हो गया। अब हमारे अगले 5 क्वेश्चन जो हैं वो हैं डाटा इंटरप्रिटेशन के बेस्ड पे। ये हमें एक ग्राफ दिया हुआ है जिसमें हमें दिया है कि टोटल नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन 1800 हैं, और वो परसेंटेज वाइज हमें दिया हुआ है कि कितने प्लेयर्स कौन कौन सा स्पोर्ट्स खेलते हैं। जैसे कि इसमें ये है 18% प्लेयर जो हैं वो फुटबॉल खेलते हैं। ऑल्दो इसमें क्लियर मार्किंग नहीं है जो कि होनी चाहिए थी, क्योंकि इससे आप आइडिया एग्जैक्ट नहीं लगा सकते ये 18 है या 17 है या 19 है, बट फिर भी हम एक अजम्पशन थोड़ा सा ले लेते हैं। यहाँ तो जैसे ये क्लियर है, चेस जो है वो 15% खेलते हैं, बट यहाँ ये चीज़ क्लियर नहीं है, तो यहाँ भी मार्किंग होनी चाहिए थी। कमीशन को इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि वो थोड़ा साफ साफ मार्किंग करें। एनीवे, अब जो है उसी पे क्वेश्चन हमें करना है। तो ऐसे क्वेश्चन में हम सबसे पहले क्या करेंगे, परसेंटेज के बेसिस पे हम नंबर निकाल लेंगे कि कितना परसेंटेज, कितने प्लेयर हमारे कौन कौन सा स्पोर्ट्स खेलते हैं। तो यहाँ पे 1800 जो है हमारा
वो हमारा 100% है, ये टोटल प्लेयर है। तो 1% की वैल्यू क्या आएगी हमारी, 18। अब फुटबॉल हमारे कितने प्लेयर खेलते हैं, 18%। तो 18 इंटू में 18, हमारे फुटबॉल के प्लेयर आ गए 324। सिमिलरली ये हमारे फुटबॉल के प्लेयर आ गए। क्रिकेट हमारे कितने लोग खेल रहे हैं, 21। तो 21 इंटू में 18, 378, ये हमारे क्रिकेट खेलने वाले लोग आ गए। कश्मीर में तो खैर बहुत ज़्यादा खेलते हैं। चेस हमारे 15% लोग खेल रहे हैं, 15 इंटू में 18, 270, ये चेस वाले प्लेयर हो गए। उसके बाद है बैडमिंटन में हमारे कितना है, 11%, 11 इंटू में 18, ये हमारे 198 बैडमिंटन। वॉलीबॉल में हमें 13% है, 13 इंटू में 18, 234। लास्ट में हमारा बास्केटबॉल में हमारे हैं 22%, 396। ये हमारे बास्केटबॉल के प्लेयर्स आ गए। ये हमारे नंबर ऑफ प्लेयर हैं। हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ चिल्ड्रन प्रेफरिंग फुटबॉल एंड क्रिकेट टुगेदर टू दोज प्रेफरिंग वॉलीबॉल। फुटबॉल एंड क्रिकेट दोनों मिला के कितने नंबर ऑफ चिल्ड्रन खेलते हैं, फुटबॉल और क्रिकेट, यानी कि इन दोनों का हम सम कर लेंगे। तो 324 प्लस में 378, ये हमारा कितना आ गया, 8 और 4 12 और 1 10, ये 702। एंड वॉलीबॉल हमारे कितना खेलते हैं, 234। तो 702 रेशो 234, इसको अगर हम काटें तो ये इसमें कॉमन फैक्टर हमारा आएगा, इसको इससे डिवाइड कर सकते हैं चाहे तो, 702 डिवाइड बाई 234, ये हमारा 3 से जाएगा, 3 4 12, 3 3 और 1 10 का 0 और यहाँ से लगी ये 3 2 6 और 1 7, 702। दैट मीन्स हमारा 3:1, ये हमारा आंसर है। फुटबॉल की, ये वॉलीबॉल खेल रहे हैं 234 चिल्ड्रंस, और फुटबॉल और क्रिकेट खेल रहे हैं 702। तो इन दोनों का रेशियो क्या आ गया, 1:3। हर एक पे ये 3 खेलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन प्रेफरिंग वॉलीबॉल एंड बैडमिंटन टुगेदर। वॉलीबॉल का हमारा कितना था, 234। बैडमिंटन कितने खेल रहे हैं, 198। 8 4 12, 9 और 1 3 12 और 1 13, 2 और 1 3 और 1 4, 432। तो ये दोनों मिला के हमारे कितने खेलते हैं, 432। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ चिल्ड्रन प्रेफरिंग चेस आर अप्रॉक्सीमेट व्हाट परसेंटेज ऑफ दोज प्रेफरिंग फुटबॉल। चेस हमारे कितने स्टूडेंट खेल रहे हैं, 15%। फुटबॉल कितने परसेंटेज लोग खेल रहे हैं, 18%। तो हमें बताना है कि जो चेस खेल रहे हैं वो फुटबॉल के कितने परसेंटेज हैं। तो जिसका भी हम परसेंटेज निकालते हैं वो उसको हम इस तरह से लिखते हैं। यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे, 5/6 50, 250/3, दैट मीन्स 83%। ये हमारा आंसर है।
अगर हमें निकालना था कि चेस फुटबॉल का कितना परसेंटेज है, तो जिस के में से परसेंटेज निकालना होता है उसको हम नीचे रखते हैं और जिसका निकालना होता है उसको हम ऊपर रखते हैं। ये हमारा परसेंटेज निकालने का तरीका होता है। हम वीडियोस जब बनाएंगे परसेंटेज की, उसमें आप और देख सकते हैं। तो ये हमारा 83 आ गया। उसके बाद हाउ मैनी चिल्ड्रन प्रेफर चेस, ये हमने देखा था चेस कितने लोग खेल रहे हैं हमारे 270, तो ये 270। लास्ट क्वेश्चन इसका क्या कहता है, द नंबर ऑफ चिल्ड्रन प्रेफरिंग बास्केटबॉल इज़ अप्रॉक्सीमेट व्हाट परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन प्लेइंग क्रिकेट। तो जैसे हमने इसका परसेंटेज निकाला उसी तरह बास्केटबॉल और क्रिकेट का निकालना है। तो बास्केटबॉल हमारे कितने खेल रहे हैं 22%, क्रिकेट कितने परसेंटेज लोग खेल रहे हैं 21%। तो क्रिकेट के से परसेंटेज निकालना था तो 21 नीचे आएगा, इनटू में 100। इसको जब हम सॉल्व करेंगे 22/21, इसको हम डिवाइड कर सकते हैं यहाँ पे। वन ज़ीरो ऊपर से आएगा, ज़ीरो, फिर नहीं ये वाला ज़ीरो ऊपर से आएगा, ये भी ज़ीरो। अब ये 21 इस पर 4 से डिवाइड करेंगे तो 84, 16 पॉइंट लगेगा, पॉइंट का यहाँ ज़ीरो, 7 से जाएगा, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 13 बचेगा, फिर एक ज़ीरो, तो ये कितना आ जाएगा 104.7। ये हमारा आंसर आ जाएगा। उसके बाद हम चाहें तो इसको 6 से कर सकते हैं, ये आ जाएगा हमारा 66126। तो ये हमारा इससे आंसर निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 95। The runs scored by a batsman in a series of match are given below. Find his average performance in runs. ये हमारे रन दिए हुए हैं जो एक बैट्समैन ने पूरी सीरीज़ में बताए हैं। एवरेज निकालना है। एवरेज निकालने का क्या सिंपल तरीका है, सबको ऐड कर दो और जितना ये टोटल नंबर्स हैं उससे डिवाइड कर दो। तो 41 + 26 + 32 + 29 + 50 + 33 + 55 + 21 + 40 प्लस में 53। तो ये नंबर कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इनिंग्स है उसकी। इनका सम डिवाइडेड बाय 10, इनका सम करेंगे उसको डिवाइड करेंगे, इनका सम निकल के आएगा 380, उसको 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 38 आंसर है। अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 96। क्वेश्चन नंबर 96 जो है हमारा LCM एंड HCF वाले चैप्टर से आया है। LCM HCF से आपसे पिछली बार जो 2018 में पेपर हुआ था उसमें भी क्वेश्चन पूछा गया था, इसमें भी पूछा गया है और आगे भी पूछा जाएगा। LCM HCF बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे क्वेश्चन हमेशा आता है। जब भी मैथ्स के क्वेश्चन आएंगे तो LCM HCF से क्वेश्चन आपका ज़रूर आएगा। LCM और HCF पे हमने अपनी एक वीडियो बनाई हुई है, आप उसको देख सकते हैं। और इस तरह का क्वेश्चन जो है वो हमने अपनी वीडियो में डिस्कस किया हुआ है कि जब हमें ग्रेटेस्ट नंबर निकालना हो जो 3 नंबर को डिवाइड करता हो और सेम रिमाइंडर छोड़ता हो तो उसका क्या तरीका होता है निकालने का, उसको हम यहाँ भी डिस्कस कर लेते हैं। तो उसका निकालने का तरीका ये होता है, हम HCF ऑफ x - y, y - z एंड z - x, ये बार में है हमारा। बार का मतलब ये होता है अगर इन दोनों का डिफरेंस नेगेटिव आएगा तो भी हम उसको पॉजिटिव में लिखेंगे। तो यहाँ पे ये हमारा x है, ये y है और ये हमारा z है। तो x - y दैट मीन्स 43 - 91
y माइनस जेड 91 माइनस 183 एंड z माइनस एक्स 183 माइनस 43। इनका जो HCF, इनको डिफरेंस करने के बाद जो टर्म्स आएंगे उनका HCF वही हमारा आंसर होगा। 91 में से 43 गए 48। देखो ये माइनस के 48 आना चाहिए, बट मैंने बताया था ये बार में है, मैंने ये ब्रैकेट में लिखा, बट ये बार का साइन होता है, ऐसे बार में होगा तो ये प्लस में हम इसको लिखेंगे। 91 माइनस 183 92 एंड 180 माइनस 43 140। इन तीनों का जो HCF होगा वही हमारा आंसर होगा। अब HCF कैसे निकालते हैं वो हमने अपनी वीडियो में डिस्कस किया है, यहाँ पर भी एक बार देख लेते हैं। तो ये तीन नंबर हैं 48, 92 एंड 140, सबसे छोटा, उससे बड़ा और सबसे बड़ा। तो इसमें क्या करेंगे, जो हमारे दो नंबर हैं सबसे छोटा और बीच का, इनका HCF निकालेंगे। HCF निकालने का तरीका ये होता है, एक हमारा डिवीज़न मेथड होता है जो हमने अपनी वीडियो में डिस्कस किया है, उसी से हम यहाँ निकाल रहे हैं। तो इसको डिवाइड करेंगे, ये 1 से जाएगा, इसको डिफरेंस आएगा 44। अब आगे ये डिवाइड नहीं होगा तो क्या करेंगे, ये जो नंबर है इसको हम यहाँ ले आएंगे, ये हमारे यहाँ आ गया। अब फिर इसको डिवाइड करेंगे, ऐसे करते जाएंगे जब तक ये नंबर पूरा हमारा डिवाइड ना हो जाए। 44 को 48 से डिवाइड करेंगे, ये 1, रिमाइंडर बचा 4। अब ये डिवाइड नहीं होगा तो अब हम इस 44 को यहाँ ले आएंगे, इस बार ये 11 से पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो ये 4 जो है हमारा HCF आ गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर किसका, इन दोनों नंबर्स का। अगर हमारे यहाँ दो नंबर होते तो यही हमारा आंसर होता। अब जैसे हमारे यहाँ तीसरा नंबर भी है, अब इन तीनों का हम HCF निकालना है, तो हम क्या करेंगे, जो पहले दो नंबर का HCF आया है हमारा 4, उसको थर्ड नंबर से डिवाइड करेंगे। तो 140 जो हमारा थर्ड नंबर है उससे हम इस HCF को डिवाइड करेंगे। अगर ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा तो यही HCF है, और नहीं होगा तो हमारा नया HCF निकल के आएगा। 4 3 12 20 4 5 20, ये हमारा पूरा डिवाइड हो गया। दैट मीन्स 4 ही हमारा HCF है इन तीनों नंबर्स का। ये जो हमारे तीनों नंबर हैं इनका HCF क्या है हमारा 4, और यही हमारा इसका आंसर है। अब हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 97। द फॉलोइंग डाटा रिलेट टू इनकम ऑफ 86%। 86% का इनकम का डाटा दिया हुआ है, हमें बताना है व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ पर्सन अर्निंग मोर देन 1500। तो 1500 से ज़्यादा कौन हमारे अर्न कर रहे हैं, देखो 501 से 1000 तक 15 लोग हैं, 1001 से 1500 तक 28 लोग हैं, 1501 से 2000 तक 36 लोग हैं, और 2001 से 2500 तक 7 लोग हैं। तो 1500 से ज़्यादा ये भी हैं, 1501 था और ये भी हैं, तो टोटल ये कितने ज़्यादा हैं हमारे 36 + 3 7, 36 + 7 43, टोटल कितने हैं हमारे 86। तो 43 हमारे जो हैं वो 1500 से ज़्यादा हैं। 43 86 का कितना परसेंट हो गया, ये इसका बिल्कुल आधा है, दैट मीन्स 50% हमारा आंसर है। चूज़ द रॉन्ग टर्म ऑफ द सीरीज़, इसमें हमें रॉन्ग टर्म निकालनी है। ये हमारी सीरीज़ है, इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं। इस सीरीज़ से हमारा थर्ड क्वेश्चन है इसका 26 48 98 194 एंड 386। तो हम देखेंगे इसमें क्या हुआ है। इसके और इसके बीच का डिफरेंस 6, इनके बीच का डिफरेंस 12, उसी तरह से इनके बीच का डिफरेंस जो है वो 22, देन 48, देन 96 एंड देन 192। ये इनके बीच का डिफरेंस है। देखो तो यहाँ पे हम क्या हो रहा है,
यहाँ पे इन दोनों के बीच का डिफरेंस 6 है। अब डिफरेंस क्या है, डबल हो गया है, 6 दूनी 12 हो गया है। यहाँ पे कायदे से क्या होना था, ये 24 होना था, ये डबल होना था। देखो अगर ये यहाँ पे 24 होता तो ये उसका डबल हुआ 48, फिर उसका डबल हुआ 96, उसका डबल हुआ 192। तो ये जो हमारी टर्म है ये वाली, ये हमारी रॉन्ग है। यहाँ पे हमारा क्या होना था, ये 24 होना था कायदे से, और ये हमारी 50 आनी चाहिए थी। तो ये हमारा रॉन्ग नंबर है इस सीरीज़ में। तो 48 हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 98 था। क्वेश्चन नंबर 99, 4/15 of 5/7 of a number is greater than 4/9 of a 2/5 of the same number by 8. What is half of the number? देखो ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, ये हमने बेसिक मैथ जब पढ़ा होगा तो उसमें पढ़ा होगा। तो हमें क्या बोला गया है, 4/15 ऑफ 5/7 ऑफ अ नंबर हम मान लेते हैं हमारा x है। तो 4/15 इंटू में 5/7 इंटू में x, ये हमारा नंबर हो गया। माइन इज इक्वल टू क्या बोला है हमसे, इज़ ग्रेटर देन 4/9 ऑफ 2/5, ये भी x ऑफ द सेम नंबर बाय 8, मतलब ये 8 उससे ज़्यादा है। जब इसमें 8 जुड़ जाएगा तो ये दोनों नंबर जो हैं बराबर हो जाएंगे। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3, तो यहाँ पर हमारा क्या बच गया, 4/21x। ये जो x वाली है इसको हम इस तरफ ले जाते हैं, 4 दूनी 8 और 9 पंजे 45, तो 8/45 इंटू में x इज इक्वल टू 8। इनका एलसीएम लिया हमने, 21 एंड 45 का एलसीएम कैसे लेते हैं, अगेन आई एम सेइंग कि हमने अपनी वीडियो में बताया है, बट यहाँ पर हम फिर से निकालते हैं एलसीएम। यहाँ सबसे कॉमन फैक्टर सबसे छोटा होगा हमारा 3, 7, 15, फिर हम 5 से करेंगे, 3 से भी कर सकते हैं, बात एक ही है। चलो 3 से कर लेते हैं। 3 से किया 7, 5, फिर 5 से किया 7, 1, फिर 7 से किया 1, 1 तक हम बनाएंगे। इनका जो प्रोडक्ट होगा हमारा 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, वही हमारा एलसीएम होगा। वो कितना होगा, 3 तिया 9, 9 पंजे 45, 45 इंटू में 7, 315। तो ये हमारा एलसीएम आया 315। इसको इससे डिवाइड करेंगे, क्या बचेगा, 15। जब 315 को हम 21 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा 21 पंजे 105, तो ये 15 इंटू में 4, 60x। इसको इससे डिवाइड करेंगे, ये हमारा क्या बचेगा 7। जब 45 से हम 315 को डिवाइड करेंगे, ये 7 जैसे जाएगा, 7 पंजे 35, 7 चौक 28 और 3 31। तो ये 7 को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, 56 x इज इक्वल टू 8। 60x माइनस 56x 4x बाय 315 इक्वल टू 8। ये 4 से हम इसको काट सकते हैं 2 से, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 315 इंटू में 2, x की वैल्यू क्या आ गई हमारी 730। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा था, व्हाट इज़ हाफ ऑफ दैट नंबर। हमारा नंबर क्या है 730, इसका हाफ कितना होगा 315। तो ये हमारा आंसर आ गया। और हम देखते हैं अपना लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100। तरुण रैंक इज 12th इन अ क्लास ऑफ 46, व्हाट विल बी हिज रैंक फ्रॉम द लास्ट। अगर हम
इस तरह से देखें, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ऐसे करके 46 तक हमारी रैंक है। 12th रैंक है इसकी, क्लास में 46 बच्चे हैं, तो यहाँ से जब स्टार्ट होगी तो यहाँ पे उसकी 12th रैंक है। 12th के बाद कितने हमारे बच्चे हैं और क्लास में, 46 माइनस 12, 34, तो इसके बाद 34 स्टूडेंट और हैं हमारे टोटल। व्हाट विल बी हिज रैंक फ्रॉम लास्ट, अगर हम पीछे से स्टार्ट करें तो इसकी रैंक क्या होगी, तो ये 46 से स्टार्ट करेंगे हम, तो यहाँ टोटल 34 हैं, 34 तो हैं ही, तो 34 तो ये हो गए, और ये इसकी रैंक है, तो ये कितने नंबर पे आएगी, 35th रैंक, तो ये इसका आंसर होगा। इसका एक और तरीका होता है, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, हम अपने जब रीजनिंग वाली वीडियो बनाएंगे उसमें इसको सॉल्व करेंगे, जिसमें इन दोनों को ऐड करके एक माइनस कर दिया जाता है, उस तरह से भी हम इसको निकाल सकते हैं। बाकी ये भी एक सिंपल तरीका है कि हम ऐसे सीधा सीधा काउंट कर लें, उससे भी निकल आएगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो हम जो बनाएंगे वो बनाएंगे 2018 का जो हमारा पेपर आया था, KS पेपर 2, उसमें जो हमारे क्वेश्चंस आए थे उनको हम सॉल्व करेंगे। अब अगर इस वीडियो के किसी भी क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट हो तो वो हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकता है।